हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो सेशन को आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा के बारे में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। जस्ट लाइक बेसिक थ्योरी वी ऑल नो कि इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या फार्मूलाज होते हैं और क्या क्या थ्योरम्स होती है, ये सारी चीज़ें एक बार सेशन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। सो फर्स्टली जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब द चैनल ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहें। और यदि आप साइंस का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्लीट बैच यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं, सो कंप्लीट कोर्स आपका यहाँ पर अवेलेबल है। इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8770803840 पर, या फिर डायरेक्टली आप ऐप से जाकर कोर्स का डेमो देखकर कोर्स को पूरा बाय कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपका साइंस पेडागोजी इंक्लूड रहेगा। तो इसके लिए साइंस के लिए कंप्लीट 120 क्वेश्चन यानी कि टोटल 150 नंबर का टेस्ट सीरीज रहेगा। एनसीईआरटी समरी प्लस नोट्स रहेंगे, सिलेबस वाइज क्लासेस रहेगी, और साथ ही जो यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस हो रही है उनका PDF प्लस क्वेश्चन सीरीज यहाँ पर अवेलेबल रहेगी इस कोर्स के अंदर। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो कुछ लगभग 15 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी का सारा कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं ज़्यादा हाई लेवल के नहीं है। जैसे कि क्लास 10th की बुक में आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मिलता है, चैप्टर नंबर 13, वहीं से लिए गए है ना। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन की और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहें तो आप ऐप पर जा सकते हैं। एनसीईआरटी MCQs क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस वाला एक क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट आप मानकर चले तो हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्य क्रम या फिर समांतर क्रम जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, पार्य क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है, R डैश है, ये R डैश है ना, तो R बाय R डैश का जो वैल्यू है या फिर इसका जो रेशियो है वो क्या बनेगा, ये आपको निकालना है। तो देखो हमको क्या करना है, रेजिस्टेंस को समांतर क्रम में अरेंज करना है। अगर मैं समांतर क्रम की बात करूं तो समांतर क्रम में रेजिस्टेंस जो है कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, जस्ट फॉर एन आइडिया कि हम लोगों को पता चल जाएगा, है ना, कि श्रेणी क्रम में अगर मुझे जमाना है तो श्रेणी क्रम में सारे रेजिस्टेंस एक के बाद एक के बाद एक यहाँ पर इस तरीके से। और अगर मैं बोलूँ समांतर क्रम में अरेंज करना है, मतलब आपको जो रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा, है ना। इसको समांतर क्रम यहाँ पर जितने रेजिस्टेंस चाहें आप उतने समांतर क्रम में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये श्रेणी समांतर क्रम का फंडा क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करा है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को, मतलब एक तार का टुकड़ा है, हमने उसको 5 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया है। तो रेजिस्टेंस भी डेफिनेटली 5 अलग अलग भागों में डिवाइड हो गया होगा। इन टुकड़ों को हमने क्या करा है, मतलब R के ही 5 टुकड़े कर दिए। मान लो कि रेजिस्टेंस R था, इसके मैंने 5 टुकड़े कर दिए, R1 R2 R3 R4 R5 करके 5 टुकड़े कर दिए, है ना। इनको क्या करा, मैंने समांतर क्रम के अंदर लगाया। मतलब अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो क्या मैं ऐसा कुछ डायग्राम बना सकती हूँ, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4 और R5 आप कहीं यहीं पर मान लें, है ना। अब ये सब क्या हो रहा है इस तरीके से, है ना। अब ये R1 R2 ऐसा करके R5 है, ठीक है। अब इनको इसमें हमने क्या करना है, टोटल यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, दैट मीन्स ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो R डैश है, तो मुझे निकालना क्या है, R बाय R डैश की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करना है। तो अब हम लोग समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाते हैं। तुल्य प्रतिरोध 1 बाय R डैश के इक्वल है, तुल्य प्रतिरोध R डैश बोला तो समांतर क्रम में कैसे लिखा जाता है, 1 बाय करके लिखा जाता है, क्योंकि हम लोग उसको समांतर क्रम में यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। 1 बाय R डैश इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ठीक है, दिस इज R2, प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4 प्लस 1 बाय R5। ठीक है, ऐसे करके हमने बना दिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको श्रेणी क्रम में बोलती तो R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 होता। अभी समांतर क्रम बोला इसलिए हम लोग 1 बाय करके लिखते हैं। ठीक है, बेसिक सा कंसेप्ट है, ये क्लियर हो गया। अब अच्छा वैल्यू कहाँ से निकालोगे, मतलब इसके आगे आपको लग रहा है कि सॉल्व हो पाएगा, तो इसने क्या बोला है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े के 5 बराबर भाग, मतलब इंग्लिश में भी आप देख ले तो 5 इक्वल पार्ट, मतलब सभी का रेजिस्टेंस सेम होगा। मतलब मैं मान लूँ कि सभी का रेजिस्टेंस R होगा, है ना। इन जनरल में उसको R मान रही हूँ, आप कोई भी वैल्यू मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी इक्वल होंगे। मतलब मैं अगर कहना चाहूँ तो R1 इज इक्वल टू R2, R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 इज इक्वल टू R5 इज इक्वल टू R, मतलब ये सारी चीजें इक्वल है। तो इन सभी के लिए कॉमन कांस्टेंट हम लोग R मान लेते हैं कि सभी किसके इक्वल है, R के इक्वल यहाँ पर हो जाएंगे, है ना। मतलब
एक हिस्सा अगर हम लोग देखें कि एक टुकड़े के मतलब एक रेजिस्टेंस के एक तार के हमने 5 टुकड़े कर दिए, तो हर एक टुकड़ा कितने का हो जाएगा, R/5 का हो जाएगा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, हर एक टुकड़ा जो है कितने का हो जाएगा, R/5 का हो जाएगा। तो अब इक्वेशन में आप वैल्यू रखिए। समझ में आ रहा है R/5 कैसे हुआ, क्योंकि एक तार का टुकड़ा था, हमने इसके 5 अलग अलग टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 और ये 5वां। ठीक है, 5 अलग अलग टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। हर एक टुकड़े की वैल्यू, ये टोटल कितना था, R प्रतिरोध का था, तो हर एक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R/5 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 एंड R/5। टोटल आप सम भी करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आपका फिर R निकल कर आ जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट हमने लगाया है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं 1/R' इज इक्वल टू 1/R/5, 1 डिवाइड बाय R/5 प्लस 1 डिवाइड बाय R/5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R/5। 4 हो गए, 5 रेजिस्टेंस थे, R/5। तो क्या ये 5 ऊपर चला जाएगा, डेफिनेटली चला जाएगा। तो सब में हम लोग ऊपर 5 कर दें, है ना, क्योंकि डिवाइड में है तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा, तो 5/R हो जाएगा। अब ये सब नीचे वाले 5 हट गए, ये सब नीचे वाले 5 हट गए आपके। ठीक है, यहाँ तक इक्वेशन क्लियर होगी। देखो यहाँ तक कोई डाउट है तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना, और हमको निकालना भी फिर रेशियो है, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो क्या मैं बोलूँ कि 1/R' की वैल्यू अब हम लोग निकाल सकते हैं। 1/R' इज इक्वल टू कितनी बार है, ये 5 बार है, तो मैं इसको 5 × 5/R लिख सकती हूँ। ऐसे अगर आप सॉल्व भी करोगे, है ना, टोटल एलसीएम आप R लोगे, 5 + 5 + 5 + 5 करोगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख लिया है। सो 1/R' इज इक्वल टू 25/R, है ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/R' इज इक्वल टू 25/R। अभी तक यही वैल्यू आई है। अब मुझे निकालना क्या है, R/R' निकालना है ना, R/R' निकालना है। तो मैं इस R को इधर लेकर आ जाऊँ, ऊपर लेकर आ जाऊँ, है ना, R/R' इज इक्वल टू 25/1, मतलब R/R' की वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है, 25/1 मतलब 25 होता है, यानी कि जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? यदि एक बार और समझने की जरूरत है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको फिर से समझ लेते हैं। हमको समांतर क्रम का फॉर्मूला पता है, 1/R', क्योंकि तुल्य प्रतिरोध बदला मतलब टोटल रेजिस्टेंस 1/R' इसने दे रखा है ना, 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे करके कहाँ तक जाना है, 1/R5 तक जाना है। ये मैंने डैश लगा दी, R3 और R4 रहेंगे। ये इक्वेशन 1 हो गई। चूंकि हम लोग जानते हैं R1 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, R/5 के, R2 इज इक्वल टू R/5, क्योंकि सभी इक्वल है ना, पांचों इक्वल है तो R/5 के। तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकती हूँ 1/R' इज इक्वल टू 5 × 5/R लिख सकती हूँ, क्योंकि मैं सभी को सम करूंगी। 1/R5 प्लस डिवाइड बाय 1/R/5, ऐसे करके मैंने अभी जो आपको इक्वेशन सॉल्व करके बताई, तो उसका सॉल्यूशन तो यही निकला, है ना। तो R/R' अगर मेरे को निकालने को बोला जाए तो मतलब कितना हो जाएगा, 25:1, 25:1 मतलब कि 25। यहाँ पर बताए जानबूझकर मतलब ऐसा दिया गया है कि R/R', यूजुअली हम लोग R'/R निकालते हैं, है ना, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप जल्दबाजी में ये आंसर लगा कर आ जाए और आपका एक नंबर कट हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 25/1 मतलब 25 आपका यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी सी घबराहट तो ऑलरेडी हो रही होती है, और जल्दबाजी में हम लोग ना चाहते हुए भी क्वेश्चन के आंसर गलत करके आ जाते हैं ना, तो ध्यान रहेगा ये वाली चीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, ये आपका पावर का फॉर्मूला क्लियर करवा देगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, मतलब कौन सा फॉर्मूला पावर का नहीं है। तो हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा है, पावर इज इक्वल टू VI होता है ना, हमको पता है ये पावर इज इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। लेकिन मुझे ओम का नियम भी तो पता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। इन दोनों से आप लोग ये चारों जो पॉइंट दे रखे हैं, चारों ऑप्शन को बता सकते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, आपको क्या बताना है, पावर की फॉर्मूला क्या नहीं होगी इन चारों में से। तो चलो यहाँ पर करके देख लेते हैं। V की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो क्या हो जाएगा, IR × R हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, P इज इक्वल टू I² R आ जाएगी। तो ये एक फॉर्मूला होता है। देखो हमने ये जो फॉर्मूला हमको पता है ये तो बिल्कुल सही है, VI इज इक्वल टू सही है ना, P का I² R भी होता है, तो I² R भी बिल्कुल सही होगा, दैट मीन्स ये आंसर नहीं हो सकता। अब मुझे V²/R और IR² में से कौन सा आपका आंसर होगा ये बताना है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर आपके सामने अगर कुछ है तो आप I की वैल्यू यहाँ से रखें,
आई इज इक्वल टू क्या होगा, वी बाय आर होगा। तो मैंने क्या करा, वी बाय आर का होल स्क्वायर इसमें वैल्यू पुट कर दी, वी बाय आर का होल स्क्वायर इंटू ये आर, आई की वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दी। मतलब मैं इसको सॉल्व करूँ तो वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, दैट मीन्स पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर होता है। पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर होता है। ये 3 फॉर्मूला होते हैं, लेकिन ये कभी नहीं आएगा क्योंकि आई स्क्वायर आर होता है, कभी भी आई आर का स्क्वायर नहीं हो सकता। दैट मीन्स जो आपका आंसर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अगर कभी भी आपको पी की वैल्यू निकालने को बोले, आप वी आई से निकाल सकते हैं, आप आई स्क्वायर आर से निकाल सकते हैं, आप वी स्क्वायर आर से भी निकाल सकते हैं। और ये तीनों फॉर्मूला कहाँ से जनरेट हुआ है, ओम के नियम से जनरेट हुआ है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक जो है, मतलब उस पर जो वैल्यू लिखा रखी है वो लिखा रखी है कि वैल्यू कितनी है 220, वोल्टेज जो है 220 वोल्ट है और पावर कितनी है 100 वोल्ट है। जब भी आप मार्केट से बल्ब, ट्यूबलाइट वगैरह कुछ भी लेकर आते हैं तो उस पर ऐसे रेशियो में लिखी हुई वैल्यू रहती है। मतलब इसका वोल्टेज आप समझ जाए, वी लिखा हुआ है वोल्टेज है, वॉट लिखा हुआ है, डब्ल्यू लिखा हुआ है, मतलब वॉट मतलब शक्ति, मतलब पावर की बात हो रही है। P इज इक्वल टू 100 वोल्ट। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, मतलब अभी तक वोल्टेज कितना आ रहा है 220 आ रहा है, अब मैं इसको हाफ कर दूं 110 कर दूं तो शक्ति कितनी प्रयोग होगी, क्यों 220 वोल्ट पर ये 1000 वोल्ट की शक्ति लेगा, 110 वोल्ट पर ये कितनी शक्ति लेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बस वही आपको करना है, शक्ति का फॉर्मूला लगा लेना है। ठीक है, चलो हमको मान लो एक ही फॉर्मूला याद है, P इज इक्वल टू वी आई, हमको एक फॉर्मूला पता है, लेकिन मेरे पास वोल्टेज तो है लेकिन मेरे पास करंट नहीं है। मतलब मुझे एक ऐसी वैल्यू लेकर आनी पड़ेगी जहाँ पर मेरे सामने क्या रहेगा, करंट नहीं हो या फिर कोई दूसरी चीज़ हो, रेजिस्टेंस में निकाल लूँ, है ना, क्योंकि वो आसानी से निकल जाएगा। तो P का एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखें P इज इक्वल टू क्या हो गया, वी आई हो गया, और V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर आई को रिप्लेस कर लूँ, दैट मीन्स P इज इक्वल टू वी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाय आर हो जाएगी। दैट मीन्स P का मेरा फॉर्मूला क्या आ गया, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर आ गया। ये तो मैंने फॉर्मूला निकाला है ना, वैसे आपको याद ही था भी, पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 से आपने निकाला ही था। तो P का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर होता है। V की वैल्यू आपको दिख रही है ना, P की वैल्यू कितनी दे रखी, चलो इस वैल्यू को पुट करते हैं। P की वैल्यू 100 वॉट है, V की वैल्यू कितनी है 220 का होल स्क्वायर है। यहाँ से आप R की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकालो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R इज इक्वल टू 220 इंटू 220 डिवाइड बाय 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, R कितना आ गया, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय P हो जाएगा, R इज इक्वल टू 220 इंटू 220 डिवाइड बाय P कितना था 100 था। तो मैंने R की वैल्यू यहाँ से 484 निकाल ली। किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर, है ना, यहाँ तक ठीक है। ये तो R की वैल्यू आ गई। मतलब आप करना क्या चाह रहे हो, हम ये करना चाह रहे हैं कि मुझे फिर से शक्ति निकालनी है। जब शक्ति कितनी हो जाए, जब वोल्टेज कितना हो जाए 110 वोल्ट हो जाए, तब शक्ति कितनी होगी। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बैठ गया। ठीक है, अब मैं नए वैल्यू P डैश मान लेती हूँ, वही फॉर्मूला लगाऊंगी, P डैश इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर करके। नई पावर निकालनी है कि जब वोल्टेज कितना हो जाए 110 स्क्वायर हो जाए, मतलब 110 वोल्ट हो जाए, यानी कि वी स्क्वायर मतलब 110 का स्क्वायर, और आर की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 484 निकाली है। सो P डैश इज इक्वल टू 110 इंटू 110 डिवाइड बाय 484। ठीक है, अब अगर आप देखें तो 11 से कट रहा है क्या, ये 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 से 4 बार, मतलब 100/4 आ रहा है। 100/4 कितना होता है 25 चौक 100 होता है। मतलब P डैश की वैल्यू, मतलब जब वोल्टेज आपका 110 वोल्ट हो जाता है, जब वोल्टेज आपका कितना हो जाता है 110 वोल्ट हो जाता है, दैट टाइम आपकी शक्ति कितनी होगी 25 वोल्ट यहाँ पर होगी। यानी कि जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शक्ति कितनी हो जाएगी 25 वोल्ट हो जाएगी। डी आंसर आपका करेक्ट है। किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर, है ना, क्लियर है। इसको यहीं पर समझना है और आपको अच्छे से समझना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ठीक है मैं PDF है तो PDF से फिर बाद में पढ़ लूँगा, नहीं, अभी नहीं पढ़ा तो फिर आगे आज आपका सेशन में बैठने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि आगे के सारे क्वेश्चन फिर इसी से कनेक्टेड है। इसीलिए तो लाइन से 1 बाय 1 करके ईजी टू टफ हम लोग अरेंज करते हैं, है ना, ताकि आपको ईजी समझ में आ जाए तो आपको टफ भी फिर ईजी लगने लग जाए। ठीक है, तो बात के लिए नहीं छोड़ना है कि बाद में करूँगा। ये क्वेश्चन मान लो कि एग्जाम में छप गया, क्योंकि आपको पता है ना, ये चीज़ तो आप टाल नहीं सकते कि NCERT बुक में जो क्वेश्चन रहते हैं वही क्वेश्चन आपको फिर एज इट इज
एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। यकीन नहीं आता है तो MPPB का जो अपना उस टाइम का पेपर था, किसी भी एक क्वेश्चन को कॉपी करना, गूगल पर पेस्ट करना, वो आपको दिखेगा NCERT क्लास 10th पर्टिकुलर चैप्टर का पर्टिकुलर क्वेश्चन। मतलब वो इतना वो है कि वो वैल्यू भी चेंज नहीं करते। मतलब आप ये सोच लो कि उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो वैल्यू चेंज करके दे, एज इट इज़ क्वेश्चन छाप के रखते हैं वो, है ना। तो सेम चीज़ आप कर रहे हो कि मान लो यही क्वेश्चन आपके, जैसे स्कूल टाइम में होता था ना कि बुक में आपको 10 क्वेश्चन दिए हुए तो 10 में से एक तो आना ही है। सेम चीज़ यहाँ पर है कि बुक में 15 क्वेश्चन है, 15 में से एक तो आना ही है। तो एटलीस्ट एक नंबर के लिए 15 क्वेश्चन तो पढ़ने ही पड़ेंगे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है। पदार्थ है ना, दो चालक तार मान लो किसी के भी बने, किसी भी चीज़ के बने हो सकते हैं, लोहा के बने हो सकते हैं, स्टील के बने हो सकते हैं, किसी भी पदार्थ के बने हो सकते हैं, उनकी लंबाई भी समान है। मान लो दोनों तार जो है, दोनों चालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित होती है। चालक तार मतलब वो जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती है। मान लो दोनों 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कितने के भी हो सकते हैं, बट बराबर रहेंगे। और दोनों का दोनों का व्यास भी यहाँ पर बिल्कुल इक्वल है, डायमीटर भी बिल्कुल इक्वल है। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। पहले उन दोनों को हमने श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ा, ठीक है, फिर उन दोनों ही तारों को हमने समांतर क्रम के अंदर जोड़ा, है ना। तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम ही होता है ना। तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात। ओके, तो हमको यहाँ पर हीट निकालनी है। हीट का फॉर्मूला क्या होता है? हीट इज इक्वल टू PI, है ना। उत्पन्न ऊष्मा जो इसकी शक्ति के बराबर होती है P इंटू टी। हीट इज इक्वल टू क्या होता है? P इंटू टी। अब इससे आप कई सारी चीज़ें बना सकते हो। यहाँ पर पावर की वैल्यू रख सकते हो, VI इंटू टी हो सकता है ना। फिर V का आप ऐसे I² R इंटू टी कर सकते हो। ऐसे कई सारी चीज़ें बन जाएगी इस फॉर्मूला से। बस आप ये याद रखो, हीट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? बाकी अभी क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। चलो, दो चालक तार दे रखे हैं, पदार्थ लंबाई व्यास सब कुछ समान दे रखा है ना। पहले हम लोग इनको क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में R डैश जो होता है, या फिर मैं इसको R1 मान लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दो चालक तार हैं, है ना, या फिर R इक्विवेलेंट बोलो, क्योंकि दो चालक तार है तो मुझे R1 प्लस R2 रखना पड़ेगा। R इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा? दो चालक तार है, दोनों की लंबाई भी समान है, दोनों का पदार्थ और व्यास समान है। मतलब R डैश इज इक्वल टू R हो सकता है यहाँ पर, मतलब दोनों सिमिलर है तो मैं इसको R मान लूँ। मतलब R प्लस R कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट श्रेणी क्रम में कितना हो जाएगा? दो तार इस तरीके से श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं तो ये 2R के इक्वल हो जाएगा। ये किसकी बात हो रही है? श्रेणी क्रम की बात हो रही है, ठीक है। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। अब मैं इसी को किस में सॉल्व करती हूँ? यहाँ पर मैं श्रेणी क्रम का लिख रही हूँ डायरेक्टली आंसर, क्योंकि अभी बहुत बड़ा सॉल्व करना है। अब मैं यहाँ पर पार्श्व क्रम की बात कर रही हूँ, मतलब समांतर क्रम की बात कर रही हूँ। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। एज वी ऑल नो कि रेजिस्टेंस इक्वल है, रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम है ना, क्योंकि चालकता, पदार्थ, लंबाई, व्यास सब कुछ समान है तो रेजिस्टेंस भी इक्वल होगा। तो 1/R प्लस 1/R इसको लिख सकते हैं। दैट मीन्स 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/R हो जाएगा, ठीक है। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर 1/R इक्विवेलेंट को R इक्विवेलेंट लिखूँ तो ये रिवर्स हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा? R/2 हो जाएगा, है ना। समझ में आया? मैंने ये 1/R इक्विवेलेंट था तो मैंने इसको उल्टा कर दिया। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई? R/2 आ गई, ठीक है। तो अब इसको डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। R इक्विवेलेंट किस में? पार्श्व क्रम में या फिर समांतर क्रम में किसके इक्वल हो जाएगा? 2/R के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा आसान हो जाएगा समझना, ये सारी चीज़ें हटा देंगे। बेसिक तो क्लियर हो गया ना श्रेणी क्रम समांतर क्रम का। R इक्विवेलेंट पार्श्व क्रम में, ये श्रेणी क्रम में मतलब सीरीज में, पार्श्व क्रम में कितना बोला था हमने? R/2, राइट। R/2 के यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, यही था ना, 1/R प्लस 1/R 2/R, और इसको रिवर्स कराता है तो R/2 हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब क्या बोला इन्होंने? हीट निकालनी है, ठीक है। उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर आप देखें, हीट इज इक्वल टू क्या होता है? PI होता है। पावर है आपके पास? नहीं है। तो क्या आपके पास क्या है फिर, है ना, हमारे पास क्या है फिर? तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। हीट इज इक्वल टू क्या होता है? P की वैल्यू क्या होती है? V² होती है ना। V²/R, क्योंकि मुझे R दिख रहा है ना, मेरे पास और कुछ नहीं बट एटलीस्ट R तो है, तो इससे निकल जाएगा। IR के बजाय मैंने रख लिया V²/R, ठीक है। और I की वैल्यू P इंटू टी होता है ना। P इंटू टी हमने लिखा था। हीट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है ना, कितने समय में कितनी वॉट शक्ति का प्रयोग किया गया, दैट इज हीट, ठीक है। तो टाइम एज इट इज, क्योंकि टाइम की वैल्यू भी नहीं है मेरे पास, तो हीट की वैल्यू श्रेणी क्रम में कितनी आ जाएगी? V² और T एज इट इज रहेगा। R की वैल्यू कितनी हो गई? 2R हो गई।
तो ये मेरी हीट आ गई किसके लिए, श्रेणी क्रम के लिए। आप इसको H1 बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब समांतर क्रम के लिए मैं हीट निकालती हूँ, वही फॉर्मूला लगाऊंगी, पावर इंटू टाइम। पावर का कितना रहेगा, V² डिवाइड बाई R इंटू टाइम। ठीक है, इसको मैं H2 बोल लेती हूँ। H2 कितना आ गया, V² और T एज इट इज, क्योंकि वोल्टेज सब कुछ समान रहेगा। R रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अनुपात निकालना है। किसका अनुपात निकालना है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का। दैट मीन्स H1 डिवाइडेड बाय H2 निकालना है। H1 की वैल्यू कितनी है, V² डिवाइड बाई T डिवाइड बाई 2R, और इसके पूरे के डिवाइड में कितना है, V² डिवाइडेड बाई T, और इसके डिवाइड में R/2, है ना। दैट इज H1 बाई H2 इज इक्वल टू V² T डिवाइड बाई 2R। और इसको रिवर्स कर लेंगे, है ना, रिवर्स कर लेंगे। इस कंडीशन में R/2 ऊपर आ जाएगा और V² T जो है आपका नीचे रह जाएगा। V² T से V² T कट हो गया। H1 बाई H2 की वैल्यू कितनी आ गई, इधर R से R कट हो गया, है ना, मतलब ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब 1, और 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है। तो मुझे क्या मिला, H1 डिवाइड बाई H2 इज इक्वल टू 1/4। 1/4 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर लिखा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस निकालना आपको आ ही गया है, दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है, तो R1 R2 R के इक्वल हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम में 2R के और समांतर क्रम में R/2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने हीट निकाल ली दोनों की, और H1 और H2 का रेशियो निकाल लिया। ठीक है, तो एक बार आप देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़े आगे। चलो 1/4 आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 के पास चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी काइंड ऑफ वैसा ही है, लेकिन एक लेवल अप है। 100 ओम, ठीक है, 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर, है ना, वो एक्वीफायर जिसको हम लोग बोलते हैं, 220 वोल्ट के एक विद्युत स्रोत से पार्य क्रम में, यानी कि समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में संयोजित है। मतलब देखने से क्या समझ में आ रहा है, उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या होगा, यदि समान स्रोत के साथ समान संयोजित कर दे तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेता है जितनी की तीनों युक्तियां यहाँ पर लेती है। यह भी ज्ञात करें कि इस विद्युत स्त्री से कितनी विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित हो सकती है। ओके, मतलब मैं अगर इसको R1 R2 R3 मान लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। R1 विद्युत लैंप हो गया, R2 कितना हो गया, 50 ओम का आपका विद्युत टोस्टर हो गया, R3 क्या हो गया, 500 ओम का एक जल फिल्टर हो गया, है ना, वाटर एक्विफायर हो गया। ठीक है, अब वोल्टेज कितना दे रखा है, इन तीनों को कितना वोल्टेज मिल रहा है, 220 वोल्ट मिल रहा है। विद्युत स्रोत से पार्य क्रम में, मतलब कि सबके सब किसमें कनेक्टेड है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध, मतलब यहाँ पर एक प्रेस भी है, आयरन भी है ना, यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दी जाए, मतलब इन तीनों के साथ अगर मैं स्त्री को भी जोड़ दूं तो वो उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी कि ये तीनों लेती है। मतलब मुझे इन तीनों का करंट तो निकालना ही पड़ेगा, तभी जाके मुझे पता चलेगा कि स्त्री अकेले इतना करंट लेती है जितना कि एक लैंप, एक टोस्टर और एक जल फिल्टर लेता है। ठीक है, तीनों युक्तियां लेते हैं। यह भी ज्ञात कीजिए कि विद्युत स्त्री के अंदर कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, मतलब एट द लास्ट मुझे करंट ही निकालना है। ठीक है, मेरे पास क्या क्या चीजें दे रखी है, मैंने तीनों यहाँ पर लिख दी है। चलो लगाए समांतर क्रम का फॉर्मूला, वर R इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। सो 1/R इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1/100 1/50 प्लस डिवाइड बाय 1/500, है ना। बस आप क्या करें, एलसीएम ले लें, बाकी हम कर लेंगे। 1000 मान लें, एलसीएम इसका 1000 होगा। जस्ट एन एग्जांपल, कोई दिक्कत नहीं होती, आप कोई भी एक बड़ी वैल्यू मान सकते हैं जिससे तीनों इक्वली डिविजिबल हो। ठीक है, 100 से कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। 50 से कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। 500 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। मतलब 20 + 30, 2 कितने होते हैं, 32 होते हैं। तो 32/1000 वैल्यू आ रही है 1/R इक्वेलेंट की। अब मैं इसको रिवर्स करूं तो R इक्वेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 डिवाइड बाय 32 आ गई। एक बार यहाँ तक देख लो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, है ना, क्योंकि ये हटाएंगे अब अपन स्क्रीन पे से। मुझे 3 वैल्यू दे रखी है, R1 R2 R3 की। ठीक है, मुझे कितनी वैल्यू दे रखी है, R1 R2 की यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, तो ये मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, समांतर क्रम में इनको जोड़ लिया, 1/R इक्वेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करके मैंने इसको जोड़ लिया, है ना। तो 32/1000 आया, है ना। तो मैंने इसको रिवर्स किया क्योंकि मेरी जो वैल्यू आई थी वो भी 1/R इक्वेलेंट की आई थी। वो किसकी आई थी, 1/R इक्वेलेंट की आई थी मेरी वैल्यू 32/1000। तो मैंने इसको रिवर्स किया,
यानी कि मेरी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई 1000 डिवाइड बाय 32 होगी। कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्व भी करना चाहें तो 4 से कट हो जाएगा और कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगी, और नहीं भी करना है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। इसने क्या बोला है कि अब मैंने उसी क्रम में एक स्त्री को जोड़ा है जिसका जो करंट है इन तीनों के करंट के इक्वल के बराबर है, ना इन तीनों के करंट के इक्वल है, यानी कि V = IR ओम का फॉर्मूला लगा लो। और वोल्टेज कितना दे रखा है 220 दे रखा है। आई आपको निकालना है, आर की वैल्यू दे रखी है 1000 डिवाइड बाय 32, तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी 220 इंटू 32 डिवाइड बाय 1000। एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, 4 से 8 बार 4 8 32, 4 दूना 8 25 बार। और कुछ कट हो रहा है क्या? 22 8 176 होता है, 176 बाय 25, 25 चौक 125 5 125, 25 6 150, 25 7 175, एक बचा भाग नहीं गया उसकी 0, और 25 चौक 100, 7.04 आंसर आया मेरा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्या आप इस चीज़ को समझ पाए? ये जस्ट आप देखेंगे एनसीईआरटी 10th की बुक आपने ला रखी है तो आप वहाँ से भी सॉल्व करें, एमपी बोर्ड क्लास 10 की बुक भी ला रखी है तो वहाँ से भी आप सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाएंगे और ऐसे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? यहाँ तक आप देख लीजिए। सबसे पहले हमको क्या करना था, समांतर क्रम में जोड़ना था। आर इक्विवेलेंट मैंने निकाल लिया, V = IR किया। इसने ये पूछा है विद्युत स्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो भाई 7.04 हो गया। रेजिस्टेंस कितना होगा ये कुछ नहीं पूछा उसने, इसने सिर्फ ये पूछा है कि उस विद्युत स्त्री से कितनी धारा प्रवाहित होनी चाहिए, तो 7.40 की विद्युत धारा जो है यहाँ पर इसमें प्रवाहित होगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ये हमने सॉल्व कर लिया है ना। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चल रहे हैं। अब ये आगे आपके उष्मा वाले क्वेश्चन है ना, जो आपने स्टार्टिंग में H का फॉर्मूला लगाया था, H = PT वाला। चलिए 20 ओम का एक प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस जो भी दे रखा है ना, सबसे पहली फुर्सत में उनको लिखना पड़ता है ताकि आप भूल ना जाए। विद्युत स्त्री जो है कितनी दे रही है, 5 एम्पियर का करंट दे रही है, 30 सेकंड टी दे रखा है, 30 सेकंड मतलब V = IR तो लगने से रहा। H उत्पन्न उष्मा की बात हो रही है, PT निकालना है ना, H = PT। अब आपके पास एक तो R है और एक I है ना, और आपको क्या पता है P का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो V² डिवाइड बाय R होता है ना, और एक और फॉर्मूला क्या होता है V², चलो इसमें ही रख लेते हैं। V = IR ये ओम का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर मैं V की वैल्यू रख लूँ IR का होल स्क्वायर डिवाइड बाय R। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो IR² ये होता है आपका P का फॉर्मूला, क्योंकि एक R से एक R कट जाएगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज मेरे पास करंट है, मेरे पास वोल्टेज नहीं है ना, तो मैंने इस V को रिप्लेस कर दिया किससे, IR से। मतलब मेरा P का फॉर्मूला क्या हो गया, IR² × T हो गया। ठीक है, इसको तो अपन साइड में ही कर लेते हैं पूरा। I की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, R मतलब 20 × 20, और T कितना दे रखा है 30 सेकेंड दे रखा है। बस इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। 400 होता है, 20 × 20 400, 400 × 2000, 2000 × 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। I की वैल्यू हमने रखी 5, R² 20 का 20 400, और T की वैल्यू 30 रखी है, तो यहाँ से H की वैल्यू आ जानी चाहिए। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60। ठीक है, और 3 0। ठीक है, तो ये तो 60 आ रहा है, 60 ऑप्शन में नहीं है, शायद हमने कोई दिक्कत करी है। इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, शायद कुछ वैल्यू रखने में दिक्कत हो गई है। R की वैल्यू 20 ओम दे रखी है, I आपको 5 दे रखा है, T = 30 सेकेंड दे रखा है। हमने H का फॉर्मूला रखा, H का फॉर्मूला होता है P × T, P दैट मीन्स V² डिवाइड बाय R × T। V की वैल्यू हमने क्या रखी, V की वैल्यू क्या होती है, IR होती है। ओके, I का स्क्वायर हमने नहीं किया था, सॉरी दैट्स माय फॉल्ट। I का स्क्वायर नहीं किया था, I² R² × T होता है डिवाइड बाय और R होता है, एक R से एक R कट हो गया। I² R T ये वापस हमारा नया फॉर्मूला निकल कर आया P का, है ना, सॉरी H का I² R T ये निकालना था हमने, I का स्क्वायर नहीं किया था जिसकी वजह से आंसर नहीं आ रहा था। I का स्क्वायर कितना दे रखा है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। R की वैल्यू 20 हो जाती है और T की वैल्यू 30 सेकेंड है। बस इसको सॉल्व करना है। 5 5 25, 25 दूना 50 होता है, और 50 तिया 150 होता है। ठीक है, तो ये 150 तो ये हो गया, और उसके बाद कितनी जीरो हो रहे, 2 जीरो हो रहे, मतलब ये कितना हो गया, 15,000 हो गया। 15,000 उष्मा निकालनी है तो उष्मा जूल में निकलती है, लेकिन सारे आंसर किलो जूल में, मतलब 15 × 10⁻³ जूल, मतलब 10⁻³ कितना होता है, किलो होता है, तो 15 किलो जूल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जैसे मुझसे गलती हुई है, आई थिंक आपने समझ आ गई होगी आपको कि यहाँ पर गलती हो गई है,
ठीक है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप फॉर्मूला रखें तो एक बार जब भी स्क्वायर वगैरह करते हैं तो उसका ध्यान रखें। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप एक बार और देख सकते हैं। हमने बस हीट का फॉर्मूला ही लगाया था, H इज इक्वल टू पी टी होता है। पी की हमने रखी थी, पी की वैल्यू क्या होती है, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इंटू टी होता है। वी का फॉर्मूला होता है आई आर, ओम के नियम से वी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो आई और आर दोनों का होल स्क्वायर था इंटू आर डिवाइड बाई टी। सो आई स्क्वायर आर स्क्वायर से एक आर कट जाएगा, तो आई स्क्वायर आर टी में हमको वैल्यू रखनी थी। आई का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 20 है और टी कितना है 30 सेकेंड है। इससे आपका 15,000 आ जाएगा। 15,000 मतलब कि 15 किलो जूल आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। कोई विद्युत धारा, कोई विद्युत मोटर, वोल्टेज कितना दे रखा है 220 वोल्ट। कोई विद्युत मोटर विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर की धारा लेती है। आई इज इक्वल टू कितना दे रखा है 5 एम्पियर का करंट लेती है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा को परिकलित भी करना है कि 2 घंटे में कितनी ऊर्जा वो यहाँ पर प्रयोग करेगी। ठीक है, तो पहले तो मेरे को लग रहा है मेरे को पावर निकालना पड़ेगा, और पावर निकालने के बाद मैं उसकी हीट निकालूंगी, क्योंकि इसने शक्ति के बारे में भी पूछा है। ऑप्शन केवल ऊर्जा के बारे में, लेकिन हम लोगों को शक्ति भी निकालनी है। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन साथ में रहते हैं, जैसे लाइक कि शक्ति इतनी होगी कॉमा ऊर्जा इतनी होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ ऊर्जा का लिखा है आंसर। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करिए, कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। सबसे पहले मोटर की शक्ति निकालनी है। P इज इक्वल टू वी आई से आप शक्ति निकाल सकते हैं। 220 इंटू 5 कर ले तो यहाँ से शक्ति आ जाएगी 22 5 110 होता है, मतलब 1100 वोल्ट की तो आपकी शक्ति ही आ गई। ठीक है, और H इज इक्वल टू क्या होता है PT होता है। P की वैल्यू कितनी है 1100 है, और समय कितना दे रखा था, है ना, ये तो शक्ति हो गई, यहाँ की वैल्यू आ गई शक्ति, और 2 घंटे दे रखा है, मतलब ये कितना हो गया 2200 जूल हो गया, है ना। 2200 जूल, अभी हमने वॉट नहीं निकाला है। ठीक है, 2200 जूल हो गया। अब मेरे को इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है। 1 किलो जूल में हम लोग देखते हैं 1000 जूल होते हैं, है ना। अभी यहाँ पर 1 2 जीरो ही, हमको 1 जीरो चाहिए। 1 जीरो जोड़ने के लिए मैं यहाँ पर दशमलव लगा सकती हूँ। 2.2 इंटू 10 टू दी पावर, अभी भी 3 जूल है। 2.2 10 टू दी पावर 3 हटा किलो आ गया। 2.2 किलो जूल यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी 2.2 किलो जूल। ठीक है, क्लियर है। मैंने पावर निकाल दी, यहाँ से पावर 1100 आ गई। 1100 के साथ समय का मल्टीप्लाई कर लिया, है ना, तो ये कितना हो गया इंटू 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये वैसे सॉल्व भी करेगा, आप पीडीएफ के अंदर इसके सॉल्यूशन अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, है ना। मेरे सॉल्यूशन अलग हो सकते हैं, पीडीएफ में और अलग तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है ना। तो बाकी आपको फॉर्मूला याद है तो आप कैसे भी आगे पीछे सो करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। किसी अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों पर 12 वोल्ट की बैटरी के संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित करना है ना। प्रतिरोध आपको निकालना है। सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे। अज्ञात प्रतिरोध मतलब हमको रेजिस्टेंस नहीं पता है ना, मतलब यही आपको रेजिस्टेंस ही निकालना है। 4.8 होगा, 2.2 किलो ओम होगा, 2.02 3.07 किलो ओम होगा। चलिए, बस आपको क्या करना है, सीधा सा फॉर्मूला ही तो लगाना है। सॉल्व करके देखिए क्या आंसर यहाँ पर आपका आ सकता है। ठीक है, अज्ञात प्रतिरोधक के सिरों पर हमने 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। विभवांतर V कितना दे रखा है 12 वोल्ट दे रखा है। विद्युत धारा 2.5 मिली एम्पियर दे रखी है। इसको हम लोग एम्पियर में कन्वर्ट करें, दैट मीन्स 10 टू द पावर -3 कर सकते हैं। 10 टू द पावर -3 एम्पियर हो गया। ठीक है, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/I हो जाएगा। विभवांतर कितना दे रखा है 12 वोल्ट दे रखा है। आई कितना दे रखा है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 दे रखा है ना। तो 12 2.5 और 10 टू दी पावर 3 को ऊपर लेकर चले जाओ, और इस 0.5 को हटाएंगे तो 1 10 और क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। बस इसको सॉल्व ही करना है। ये कितना हो गया 120 इंटू 1000 हो गया, और ये 25 हो गया, है ना। ये 25 चौक 100 हो गया 40, और इसको आप सॉल्व करेंगे 12 चौक 4800 आ गया। और आपको क्या करना है किलो ओम में निकालना है, तो 4.8 और 10 टू दी पावर 3 वाला हो जाएगा तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा किलो ओम। ठीक है, ये एक बार से आप सॉल्यूशन देख लीजिए यहाँ पर, है ना।
समझ में आ रहा है ना। मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना है, 10⁻³ है ना। और हमारा जो आंसर आया वो नॉर्मली ओम में था, हमने इसको किलो ओम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ को यहाँ से हटा दिया, वो किलो में कन्वर्ट हो गया, जस्ट लाइक किलो जूल आपने किया था, है ना, या फिर किलो वॉट आप करते, सेम चीज़ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। कैसे सॉल्व करोगे आप इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को? देखो 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित हो सकती है। मतलब मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पर बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो? क्योंकि वो दिख रहा है ना, कि सारे 9 वोल्ट की किसी बैटरी के साथ आपने इतने सारे प्रतिरोध लगाए, श्रेणी क्रम में लगाए, तो श्रेणी क्रम में सारे प्रतिरोधों को लाइन से जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो सारे को जोड़ लो, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 को, तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया। V = IR कर दो, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो, R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालो आप श्रेणी क्रम में, ठीक है, ये आप करो, ठीक है। वोल्टेज आपको दे रखा है 9 वोल्ट, है ना, और आपको क्या बताना है, 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा यहाँ पर जो है आपकी प्रवाहित होगी, ठीक है। चलिए फटाफट से सॉल्व करिए, क्या आंसर आ रहा है। आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 0.2, 0.3, 0.5 यहाँ पर हो गया, 0.5 + 0.4, 0.9 यहाँ पर हो गया, 0.9 + 0.5, 1.4 यहाँ पर हो गया, 1.4 + 12 मतलब 13.4 ओम तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया। वोल्टेज आपको 9 वोल्ट दे रखा है। V = क्या होता है, IR होता है। V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है। I कितना होगा, I हमको निकालना है। R कितना हो गया हमारा, कितना आया, 13.4 आया। तो I = 9 डिवाइड बाय 13.4, एक जीरो ऊपर ये दशमलव हटाएंगे, मतलब I की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिवाइड बाय 134 आ गई। जब आप इसको भाग देंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, 0.67, लगभग 6 टाइम होगा ये, 0.67 आपका यहाँ पर आंसर होगा। हमसे क्या पूछा गया है, 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो 0.67 की विद्युत धारा यहाँ पर इससे प्रवाहित होगी, ठीक है। चूंकि प्रतिरोध क्या है, श्रेणी क्रम में, इसीलिए सभी प्रतिरोधक में धारा जो है समान प्रवाहित होगी। अगर आप मुझसे बोलें कि 0.2 ओम वाले रेजिस्टेंस में कितनी धारा होगी, तो इसमें भी 0.67 होगी। R2 में कितनी होगी, इसमें भी 0.67 होगी, है ना। समांतर क्रम में अलग अलग होती है, लेकिन श्रेणी क्रम में सभी में जो धारा होती है वो इक्वल होती है। सभी रेजिस्टेंस में इक्वल धारा प्रवाहित होगी। तो सभी रेजिस्टेंस में, चाहे वो 12 बोले, 0.4 बोले, 0.5 बोले, सारे रेजिस्टेंस में 0.67 की इक्वल विद्युत धारा यहाँ पर फ्लो होती है, बहती है। तो ये आपका श्रेणी क्रम का एक कंडीशन है, ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, सॉल्व करिए इसको। रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 176 ओम, ठीक है। इसको भी समांतर क्रम में आपको संयोजित करना है, तो यहाँ पर समांतर या पार्श्व क्रम आप लिख लें। वोल्टेज कितना दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है ना, और I कितना दे रखा है, 5 एम्पियर। 176 ओम के प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधक, ओके, मतलब 176 ओम के आप कितने प्रतिरोधक लगाएंगे, है ना, जिससे 220 वोल्ट और 5 एम्पियर की विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो सके, किसमें, समांतर क्रम के अंदर। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन रहेगा, है ना। इसमें डायरेक्टली आप P = वो IR वाला, V = IR वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको नंबर ऑफ रेजिस्टेंस भी निकालने पड़ेंगे, है ना। चलिए सॉल्व करके देखिए क्या आप कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। पहले एटलीस्ट वो तो निकाल लें, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, V = IR होता है। हमारे पास ये R अभी आंसर नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस नहीं है। इसने पूछा है कितने रेजिस्टेंस, है ना, कितने रेजिस्टेंस लगाएंगे, तो मैं इसको यहाँ पर RP मान लेती हूँ, पैरेलल फॉर्म में लगाने, इसलिए RP लगा लेते हैं, ठीक है। V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 220 दे रखी है। I = 5 दे रखा है, तो यहाँ से मेरी RP की वैल्यू आ जाएगी। पैरेलल में जितने भी रेजिस्टेंस लगेंगे उनकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 5 चौक 20 और 5 8 40। RP = 48 ओम आ गया, है ना। अब कितने रेजिस्टेंस हमको निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखिए, इसका एक फॉर्मूला होता है और समांतर क्रम में लगाना है। दैट मीन्स 1/RP = नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, इसको मैं N से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, डिवाइड बाय R, जो ये अभी आपकी वैल्यू आई है, ठीक है। तो देख लीजिए 1/48 ये मेरी वैल्यू आई है, N डिवाइड बाय कितने प्रतिरोध, 176 ओम के कितने प्रतिरोध, तो ये 176, ठीक है। तो N = कितना हो जाएगा, ये 176/48 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 बार जाएगा। N की वैल्यू 4 आ जाएगी। ऑप्शंस यहाँ पर गलत है, शायद प्रीवियस क्वेश्चन के हैं। तो टोटल कितने रेजिस्टेंस लगा सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, ठीक है।
आप चाहें तो इसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। वोल्टेज हमको 220 वोल्ट दे रखा है, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर दे रखा है। प्रत्येक R 176 ओम के N प्रतिरोधक को आपको क्या करना है, पार्श्व क्रम में लगाना है। तो 1/RP इज इक्वल टू N/R हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। तो RP की वैल्यू आ गई 176/N, ठीक है। और RP इज इक्वल टू V/I होता है 176/N, यानी कि 220/5 के इक्वल हो जाएगी ये चीज़। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्रतिरोधक आ जाएगा। इसमें उल्टा कर रखा हमने, इसको क्या करा था, V इज इक्वल टू IR से सॉल्व करके हमने सबसे पहले क्या कर लिया, RP की वैल्यू निकाल ली। RP की वैल्यू निकालने के बाद हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो जैसे भी आप इसको सॉल्व करना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे उल्टा सीधा जैसे भी आप सॉल्व करना चाहें इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो फाइनली यहाँ पर N की वैल्यू हमको निकालनी थी कि 176 ओम के आप कितने प्रतिरोधक लगाओगे। तो हम लोग यहाँ पर 4 प्रतिरोधक लगाएंगे समांतर क्रम में, ताकि जिससे 220 वोल्ट और 5 एम्पियर की विद्युत धारा उससे फ्लो हो सके, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए और आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए। चलिए एक काम करते हैं, इसके आगे 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद के ही सेशन में हम लोग यहाँ से सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार क्वेश्चन डिस्प्ले कर देती हूँ। ये वाला क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको कंप्लीट करना है ताकि जब मैं सॉल्यूशन करवाऊँ तो आपको ध्यान रहे, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। अगर आप कर पा रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि थोड़े से लेंथी भी है, लेकिन एटलीस्ट आप ट्राई करेंगे, है ना। वैल्यूज़ लिखेंगे कि वॉट पावर की वैल्यू क्या है, वोल्टेज क्या है, मुझे क्या निकालना है ना। लेते जाओ स्क्रीनशॉट फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, ये तो बहुत ईजी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। चलो 14 का तो आंसर ही है। 15 को देखिए। 15 जस्ट एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, एक कूलॉम पर कितने चार्ज होते हैं, ठीक है। उससे आपको सॉल्व करना है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने होंगे, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन तक आज के सेशन में रखे थे। 11 से 15 तक मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करवा दूंगी, ओके। तो आप अपनी साइड से ट्राई करिएगा, अगर बन पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। एटलीस्ट आपको वैल्यूज़ लिखना है, कुछ नहीं तो आप वैल्यूज़ लिख लिए, है ना, कि पावर कितनी दे रखी, हीट कितनी दे रखी हो, जगह छोड़ दीजिए, फिर हम लोग उसको नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे, ओके। तो सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।